प्रिय साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। और इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक एग्जाम्स 2026। बस इतने दिन हैं बचे। बैंक पीओ में आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ लगभग 100 दिन का वक्त बचा हुआ है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि 1 या 2 अगस्त में प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है, यानी नोटिफिकेशन आपको जुलाई में दिखेगा। आईबीपीएस पीओ में 110 डेज के लमसम का वक्त है। आरआरबी पीओ में 201 दिन। बैंक क्लर्क में अगर मैं जाऊं तो एसबीआई क्लर्क 100 दिन का लगभग समय है। आईबीपीएस क्लर्क 160 दिन। आरआरबी क्लर्क ग्रामीण बैंक क्लर्क में 216 दिन का वक्त है। तो सवाल है कैसे करें तैयारी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये आईबीपीएस का ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से टाइमिंग है जो यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आगे मैं बढ़ता हूं और आपको बताऊंगा कि लेवल ऑफ एग्जाम्स क्या है। जैसे अगर हम बात करें पीओ की, तो सबसे आसान अगर पीओ में कोई एग्जाम है तो वो माना जाता है ग्रामीण बैंक क्लर्क। सबसे आसान अगर एग्जाम माना जाएगा प्री लेवल में। ठीक है, पीओ क्लर्क दोनों के प्री लेवल में अगर कोई सबसे आसान है तो वो है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री, जो सबसे इजीएस्ट एग्जाम माना जाता है। यहां सारा टाइमिंग का खेल है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का रेशियो 1/1 है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो सबसे इजी एग्जाम यही माना जाता है। कट ऑफ भी इसकी बहुत हाई जाती है, आसमान छूती है। इससे इजी होता है, इससे थोड़ा सा मॉडरेट अगर मैं कहूं तो वो है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स। उससे थोड़ा सा कठिन माना जाता है एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम। उससे थोड़ा सा कठिन माना जाता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री। और उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। और उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। तो एसबीआई पीओ सबसे प्रीलिम्स में अगर सबसे अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, यहां पर अच्छे का मतलब है क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका, यानी क्वेश्चन में मौजूद लॉजिक की डेप्थ की। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स अगर टॉप पर है तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स सबसे इजी है प्रीलिम्स के बेसिस पर। अगर मेंस में चला जाऊं तो भाई मेंस में एसबीआई पीओ मेंस टॉप पर है। उसके बाद आता है आईबीपीएस पीओ का मेंस, फिर ग्रामीण बैंक पीओ का मेंस, एसबीआई क्लर्क का मेंस, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस और ग्रामीण बैंक क्लर्क का मेंस। तो आप समझ सकते हैं अच्छी बात क्या होती है बैंक में कि जितने भी आपको एग्जाम दिखाई दे रहे हैं, देखो प्रीलिम्स तो पूरी तरह से क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सबके अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल होगा वो क्वालिफाइंग होगा। प्रीलिम्स आपको जो नौकरी मिलेगी क्लर्क में सिर्फ और सिर्फ मेंस से मिलेगी, और पीओ में मेंस और इंटरव्यू क्रैक करके मिलेगी। सिलेबस सबका सेम होता है, क्वांट का वही सिलेबस है जो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री में है, वही सिलेबस एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। क्वेश्चन के पूछे जाने के तौर और तरीके बदलते हैं, क्वेश्चन के पूछे जाने का लॉजिक बदलता है, भाषा बदल जाती है। जहां वो आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में पूछेगा जी डेटा दे दिया उसने 20 आवर्स, वही वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में वेरिएबल फंसा के डेटा दे देगा 3m + 20 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया जा सकता है, लॉजिक की डेप्थ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सिलेबस सेम है। साथियों, अब एक बड़ा सवाल उठता है कि टॉपर का क्या माइंडसेट होता है, टॉपर के पढ़ने का तरीका क्या है, टॉपर्स मेथड साइकिल क्या है। तो टॉपर मेथड साइकिल को समझने के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, जिसका पहला स्टेप है स्टार्ट एंड प्री स्टडी। यानी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कवर करें। ठीक है, गोल सेट करें कि आपको जाना किस दिशा में है। आपका लक्ष्य अगर एसबीआई है, देखो बैंक में सिलेबस सेम है, क्वेश्चन के पूछे आने के तरीके बदलते हैं, तो क्यों ना आप अपना जो लक्ष्य है वो टॉप रखो। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आपका टारगेट होना चाहिए, एसबीआई पीओ मेंस आपका टारगेट। अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस टारगेट है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आपका टारगेट है, प्रीलिम्स में आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम तो आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। भाई इन एग्जाम्स का लेवल इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर आपने एसबीआई पीओ मेंस कर लिया तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर फर्क ये है कि भाई एसबीआई पीओ मेंस पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होता है, जबकि यहां पर आप जो है अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज देखते हैं। तो अर्थमेटिक पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसके लिए हम आधार बैच भी लेकर आए हैं, ग्रामीण बैंक में चौपाल 3.0 बैच लेकर आए हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आईबीपीएस एसबीआई, उसके लिए आधार बैच है। तो आप आधार बैच या चौपाल बैच में से कोई एक बैच को ज्वाइन करो और सिस्टमेटिकली तैयारी करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो।
ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी अभी मैंने आधार बैच की ही क्लास ली है और क्लास नंबर 75 ली है, 75वीं क्लास ली है। तो आप इसमें देखो कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं बच्चों को, उसका लेवल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का आप लेवल देखो, ये पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को इस बैच में कराया जा रहा है, प्रीलिम से लेकर मेंस तक कराया जा रहा है। तो एक अच्छा बैच है, आप इससे तैयारी कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो का टारगेट मुझे बैच के बारे में जानकारी देना नहीं है, इसका टारगेट है कि भाई एक टॉपर का माइंडसेट क्या है वो आप समझें। तो टॉपर सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करता है, पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझता है, उसके बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल उसका रहेगा और साथियों कोर स्टडी पे वो फोकस करेगा। आप जो YouTube से क्लास कर रहे हो, एप्लीकेशन से क्लास कर रहे हो, वो कोर स्टडी का पार्ट नहीं है, वो सपोर्ट स्टडी है। कोर स्टडी है सेल्फ स्टडी, आपको अपने आप को ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। कोशिश करो जो PDF है उससे चीजों को पढ़ के समझ लो। अगर वहां से नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस को करो, प्रॉपर क्लासेस करो, और जितना क्लासेस को कर रहे हो उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग एंड प्रैक्टिस, कंसाइज नोट्स एंड डायग्राम्स आपके होने चाहिए, यानी कि जो कुछ आपने पढ़ा उसका एक मेमोरी मैप होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। रोजगार वेदंकित एप्लीकेशन के वीकली मॉक टेस्ट सेक्शन में हर संडे हम आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर आप देखिए कि क्या आपका कोई वीक एरिया है, अगर है तो आपको रेमिडियल एक्शन लेना है। रेमिडियल एक्शन का मतलब जो कमी है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके खत्म करना है। टारगेटेड बी कॉन्सेप्ट स्टडी, कि आपको डीआई समझ में नहीं आ रही, डीआई को टारगेट करो, भाई डीआई में क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अगर आपका वीक एरिया नहीं है उस केस में आप क्या करेंगे, रेगुलर जो रिवीजन की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, स्पेस्ड रिपीटिशन, 1-7-30 डेज एंड एक्टिव रिकॉल। अब ये 1-7-30 का जो कॉन्सेप्ट है का मतलब है कि जो कुछ आपने पढ़ा उसे डेली बेसिस पे रिवाइज करो, फिर उसे 7 दिन में रिवाइज करो, फिर उसे 30 दिन में रिवाइज करो। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है चीजों को दिमाग में लंबे समय तक रखने का। छठा स्टेप है फाइनल फेज एंड वेलबींग, टाइम बाउंडेड मॉक टेस्ट लगाओ, मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में एंड अकम्प्लिश गोल, जो लक्ष्य है उसको फाइनली आप अचीव कर ही लेंगे। तो इन एक्शंस पर आपको काम करना है साथियों। अब ये जो कुछ मैंने आपको बताया, इसी चीज को मैं साइकोलॉजिकली आपको यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा। टॉपर्स की मास्टर स्ट्रेटजी क्या होती है और उसको 6 स्टेप्स में समझाने का प्रयास किया है। जो भी मेरी अपनी समझ है, जो भी मेरा ज्ञान है, उस आधार पर मैंने तय किया है। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन जिसे मैं कहूंगा सिलेबस आर्किटेक्चर। टॉपर जो है, टॉपर्स डोंट ट्रीट एवरी टॉपिक इक्वली। टॉपर की एक खास बात होती है कि वो हर टॉपिक को इक्वली नहीं देखता। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जो टॉपिक उसको सिलेक्शन में ज्यादा मदद करेगा, वो उस ओर चला जाएगा। ठीक है, तो दे कैटेगराइज द सिलेबस। सिलेबस को आप अपने वेटेज के हिसाब से भी किस टॉपिक से, अब जैसे आप जानते हो क्वांट में डीआई का बड़ा स्कोप है, बिना डीआई के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो आप डीआई को परसेंटेज टॉपिक के इक्वल तो नहीं रख सकते, या डीआई को आप बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक के बराबर तो नहीं रख सकते। बोट एंड स्ट्रीम का एक सवाल आएगा, डीआई का तो 2-3 डीआई पूछ लेगा 15 नंबर की। तो आपको वेटेज के हिसाब से चीजों को फोकस करना है, और जो रिसेंट एग्जाम में बार बार चीजें रिपीट आ रही हैं उनको आपने टारगेट करना है। ठीक है, 70% ऑफ योर इनिशियल एनर्जी ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स। ऐसा ना हो कि आपने पूरी ताकत झोंक दी ऐसे टॉपिक्स में जिनका एग्जाम में वेटेज ही बहुत कम है, और आप थक गए जब डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी और स्पीड मैथ का सेक्शन आया, उसकी प्रैक्टिस करना ही आप तब तक थक गए बुरी तरह। ठीक है, तो उससे आपकी हालत खराब हो जाएगी। 70% फोकस करो अपनी एनर्जी का हाई यील्ड टॉपिक, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको टारगेट करो। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए द हिंदू एडिटोरियल की क्लास सुबह 8 से 9 चलती है, उसे 100% किया करो अगर तुम्हें एसबीआई और आईबीपीएस के थ्रू नौकरी लेनी है तो। ठीक है, जो कि पूरे पेपर का एक बैकबोन होता है। डीप कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। साथियों, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पे काम ही नहीं करते, अपनी कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने पे काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन पे काम करना है। ठीक है, फॉर्मूले को रट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इट इज अ ट्रैप। ये एक जाल है जो आपको कभी नहीं जीवन में आगे बढ़ने देगा।
ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाना है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, वो क्या है कि शॉर्टकट के पीछे का लॉजिक फाइंड करो। कोई भी चीज है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक। जैसे अभी मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाया जो अभी मैंने पढ़ाया है क्लास में, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट किया, शॉर्टकट वे में किया है। ये शॉर्टकट में ही किया है हमने इसको। जिस हिसाब से क्वेश्चन है इसका शॉर्टकट भी इतना ही बड़ा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे शॉर्टकट में हमने लॉजिक का इस्तेमाल किया है। पूरे शॉर्टकट में लॉजिक का इस्तेमाल। तो आप अगर इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो आपको चीजें शॉर्टकट मिलेंगी, बट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। दूसरा एक्शन क्या है कि भैया जो ट्रिक्स होती हैं उनको रटने के चक्कर में मत पड़ो। ट्रिक्स के पीछे की जो कहानियां हैं उनको समझने का प्रयास करो, नए पैटर्न के सवाल करो। एनालाइज, करेक्ट, रिपीट, लूप। एनालाइज, करेक्ट, रिपीट, लूप। ये एक लूप है कि आप मॉक टेस्ट दो, जो कमियां हैं उसको एनालाइज करो, उन कमियों को ठीक करो और इस प्रोसेस को रिपीट करो। डिफरेंस बिटवीन अ 60 स्कोरर एंड 80 स्कोरर इज मॉक एनालिसिस। ये बहुत बड़ी बात है और इसको मैं जानना जाने कितनी बार कह चुका हूं। देखो, एक है एवरेज बच्चा और एक है सिलेक्शन लेने वाला बच्चा। जो एवरेज होता है ना वो मॉक टेस्ट देता है और छोड़ देता है। सिलेक्शन वाला चीजों को छोड़ता नहीं है। अगर वो मॉक टेस्ट देगा तो उस मॉक टेस्ट का वो डीपली एग्जामिन भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा और उन कमियों को करेक्ट करेगा और इस प्रोसेस को रिपीट करेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, ठीक है। फॉर एवरी आवर स्पेंडिंग गिवन अ मॉक टेस्ट, स्पेंड 2 आवर्स एनालाइजिंग इट। आप कम से कम वक्त दें उसको एनालाइज करने के लिए। अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को आप ज्यादा लंबा सॉल्व कर रहे हैं, कहीं आपकी अप्रोच तो गलत नहीं, इस सबको आइडेंटिफाई करें। स्पीड रिपीटेशन 1730 रूल, इसका मतलब होता है कॉम्बैट द फॉरगेटिंग कर्व, टॉपर्स यूज अ साइंटिफिक रिवीजन शेड्यूल। ये एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। नई इंफॉर्मेशन को 24 घंटे में रिव्यू करो, फिर आप उसको 7 दिन में रिव्यू करो और 30 दिन में रिव्यू करो। पढ़ के छोड़ना नहीं है आपको, 1 दिन, 7 दिन, 30 दिन, इस तरह रिपीटेशन लूप में रखनी है उस चीज को, ठीक है भैया। एक्शन, रिकॉल एंड सेक्शनल मास्टरी, पैसिव रीडिंग इज इनइफेक्टिव, टॉपर्स यूज एक्टिव रिकॉल, टेस्टिंग देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली विदाउट लुकिंग एट अ नोट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड पे काम करना है, चीजों को पढ़ना है और अपनी कॉग्निटिव एंडुरेंस को इतना हाई रखना है कि आप जब किसी चीज के बारे में रिकॉल करें या किसी चीज के बारे में सोचें तो बेवजह के आपके विचार ना आए। इतनी कंसंट्रेशन, इतनी पावरफुल आपकी कंसंट्रेशन इंपैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यूज सेक्शनल मॉक टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली, यानी सेक्शनल मॉक दो, प्रत्येक सेक्शन को आप डीपली एनालाइज करो, ठीक है। इन सब चीजों पर आपने विशेष ध्यान रखना है। साथियों, लास्ट है मेंटल एंड्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी। बैंकिंग एग्जाम्स आर एज मच एज टेस्ट ऑफ नर्व्स एज दे आर ऑफ नॉलेज। यानी कि आपको ग्रामीण बैंक में ना 20 मिनट में गणित के 40 सवाल करने, तो यहां नॉलेज के, सिर्फ नॉलेज तो आपको एक्यूरेसी देती है, पर यहां सारा खेल सिर्फ एक्यूरेसी का नहीं है, स्पीड का भी है। तो आपकी नर्व कंट्रोल कैपेसिटी क्या है, ठीक है, यानी दबाव की स्थिति में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप दबाव की स्थिति में किस तरह से निर्णय लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है आपकी एक प्रेशर्ड कंडीशन में, प्रेशराइज्ड कंडीशन में, उसको भी बैंक एनालाइज करता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी एकाग्रता भी उच्च स्तर पे हो, हाई लेवल पे कंसंट्रेशन हो और लगातार आप प्रयास करते रहें, प्रॉपर मॉक देते रहें, ठीक है। तो अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाइए, 7-8 घंटे सोने का। हाई कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ 2 आवर एग्जाम रिक्वायर ए वेल रेस्टेड ब्रेन एंड पीक कंसंट्रेशन लेवल। इसका मतलब है कि आपको जब आप पढ़ रहे हो तो वो आपका पीक लेवल का कॉग्निटिव फोकस होना चाहिए उस टाइम। कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से संबंधित, यानी कि जब आप पढ़ें तो आपका फोकस पूरी तरीके से कंटेंट पर है, ठीक है। तो इन 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस पे। बाकी साथियों, धुरंधर सीरीज चल रही है, प्रॉपर हम उसमें सारी चीजें करा रहे हैं, उस पर आप फोकस करें। इस वीडियो के तहत मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एग्जाम में अभी भी उतना वक्त है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, है अभी उतना टाइम, ठीक है। जैसा कि मैंने यहां शुरुआत में आपको दिखाया, अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि
आईबीपीएस पीओ में 110 दिन का वक्त है, ठीक है, 201 दिन का वक्त है ग्रामीण बैंक पीओ में। क्लर्क में आप देख रहे हैं 160 टू 160 डेज का वक्त है। पहले अच्छे से सिलेबस को कवर करो, प्रॉपर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मोर देन सफिशिएंट। साथियों, इसी श्रृंखला में हम एक बैच लेकर आए हैं, ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के लिए चौपाल बैच 3.0। ये बैच इसी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बैच इस सोच पर पूरी तरह से 100% वर्क करता है। इस बैच में हमने क्या प्लान किया है कि हम आपको इस 15 जुलाई तक ये बैच कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करके बच्चों को दे देंगे 15 जुलाई तक। हमारा टारगेट है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा स्टूडेंट 45 दिन तक प्रॉपर मॉक टेस्ट दे, जो कुछ इस बैच में पढ़ा। क्योंकि देखो बड़ा बैच है तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, बैकलॉग बन जाते हैं उनके कि भाई 4 दिन का कंटेंट वो पढ़ ही नहीं पाए, तो 4 दिन की क्लासेस वो उनकी मिस हो गई, तो उसे बैकलॉग कहते हैं। तो 45 दिन का टाइम मिलेगा उनको, यानी लगभग 31 अगस्त तक अपने बैकलॉग फिनिश करें, जो कुछ पढ़ा इस बैच में उसे कंप्लीट रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अगस्त के लास्ट में, तुरंत एक और बैच आ जाएगा जिसका नाम है चौपाल 4.0। और चौपाल 4.0 भी हम लाएंगे स्टूडेंट की डिमांड के बेस पर। अगर स्टूडेंट की डिमांड हुई तो जरूर लेकर आएंगे। चौपाल बैच 4.0 हर उस बच्चे के लिए फ्री मिलेगा जो चौपाल बैच 3.0 का हिस्सा होगा, यानी 3.0 वालों के लिए 4.0 फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैच हम लाए ही हैं ताकि हम आपको डबल इंजन की सरकार दे सकें, डबल तैयारी करा सकें। 15 जुलाई तक इस बैच से कंप्लीट तैयारी कर लो। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त के लास्ट में लगभग नोटिफिकेशन आता है ग्रामीण बैंक का। अगस्त से फिर 4.0 के तहत अपनी तैयारी को फिर से एक नया पंख, एक नई गति दो, ठीक है। और वो जो 4.0 होगा उसके बाद सीधे आप एग्जाम देने जाओगे, यानी अगले 6 महीने में हम आपको 2 बार पढ़ाएंगे एक ही चीज को। और कंटेंट अलग होगा, जो मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस बैच में, तो यहां जो मैं क्वांट पढ़ा रहा हूं 4.0 में मैं सेम सवाल नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन अलग होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगी, जाहिर सी बात है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन के पूछे, क्वेश्चन के टाइप अलग होंगे, क्वेश्चन की भाषा अलग होगी, नई किस्म के सवाल होंगे। तो ये बैच आपके लिए अमृत है, बिल्कुल ये बैच लेना चाहिए, ठीक है। महज 999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। 6 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लगभग अभी 1 महीना हो गया क्लासेस होते हुए, ठीक है। तो इस वीडियो के तहत यही बताने का प्रयास था मेरे बच्चों कि घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए, अभी भी इतना टाइम है कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।